So hello everyone, I welcome you all to the Concept YouTube channel. इस सेशन के अंदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स द गेम प्लान ऑफ चाइना इन म्यांमार. वी ऑल आर अवेयर, हम सभी को पता है कि जो म्यांमार है, म्यांमार के अंदर जो कू कैरी आउट किया गया है, एनएलडी जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है जो कि पावर में आई थी नवंबर 2020 में जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में भारी बहुमत से वो पार्टी जीती और जो पहला पार्लियामेंट्री सेशन आपका होना था उससे कुछ घंटे पहले ही ये कू कैरी आउट किया गया. प्रश्न ये उठता है कि ऐसा जो कू है वो क्यों कैरी आउट किया गया, और अगर ऐसा कू कैरी आउट किया गया है तो इसके पीछे कई सारे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, खासतौर से चाइना फैक्टर की अगर आप बात करो तो वो कैसे इस चीज को डिसाइड और डिटरमाइन कर रहा है. इंडिया के बारे में भी ध्यान रखना जरूरी, क्योंकि जहां पे चाइना हमारे नेबर पे आ जाता है तो इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो अपने आप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. अगर आप कू कैरी आउट करने की बात की जाए तो वहां पे पहले भी कू कैरी आउट किया गया है. कई बार जो है मिलिट्री ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटाया है और उसने रूल किया है. कई प्रकार के थॉट प्रोसेस है, विचारधारा है, माइंडसेट है कि मिलिट्री का जैसे मानना है कि उसने देश के विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, वॉर उसने लड़ा है, इंडिपेंडेंस में एक बड़ा रोल प्ले किया है, देश को सेपरेटिस्ट टेंडेंसी से बचाया है. इस तरीके के थॉट प्रोसेस हैं मिलिट्री की बात की जाए. अगर आप एनएलडी की बात की जाए और खासतौर से जो लीडर्स हैं जैसे ऑंग सन सूकी हैं, जो लीडर हैं, उनकी अगर आप बात की जाए तो उनका ये मानना है कि जो भी कुछ हो वो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हो. तो यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, डिफरेंस है विचारधारा पे, आइडियोलॉजी पर जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है दोनों ही केस में, दोनों ही कंटेक्स्ट में. अब ऐसे सिचुएशन में अगर देखा जाए म्यांमार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल वहां पे रन हो रहा था. और वो कॉम्प्लेक्स मॉडल क्या था कि एनएलडी और मिलिट्री उन्होंने पावर शेयरिंग कर रखी थी. लेकिन अभी जो इलेक्शन हुआ था उसने साफ साफ ये दिखाया था कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है बहुत तेजी से वीकेंड से बहुत तेजी से और पावरफुल हो रही है. लोगों के अंदर जो एक्सेप्टेबिलिटी है इस सरकार की वो बहुत बढ़ गई थी. आर्मी की एक्सेप्टेबिलिटी वो रिड्यूस हो रही थी. आर्मी को ये लग रहा था कि उसका जो प्रेजेंस है पावर स्ट्रक्चर में वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा रीजन बन गया था कि जब ये इलेक्शन नवंबर 2020 में हुए और उसके बाद जो भी एक नतीजा आपका आया जिसमें एनएलडी काफी आगे थी और काफी बड़े बहुमत से वो जीती, उस वजह से जो एक पावर खोने का डर था ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हुआ, जिस वजह से उसने ये कहा कि जो वोटिंग की गई है वोटिंग में फ्रॉड है, वोटर्स की लिस्ट में फ्रॉड है, ऐसे कई सारे क्लेम्स किए गए. अगर ऐसे क्लेम्स किए गए थे तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसके तहत ये अपनाया जाना चाहिए या जो भी ग्रीवेंसेस है वो रिड्रेस होना चाहिए. आर्मी की बात की जाए, अगर म्यांमार के आर्मी की बात की जाए तो उनके जो कमांडर इन चीफ हैं उनका जो टेन्योर है वो जुलाई के अंदर खत्म हो रहा था. ये कमांडर इन चीफ की बात की जाए तो कहा जाता है कि रोहिंग्यास के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हुई हैं उस एट्रोसिटीज के पीछे इनका एक बहुत बड़ा रोल था और इस वजह से इनके ऊपर कई बार सैंक्शंस भी लगे हैं. कई कंट्रीज ने इनको आने से भी रोका है. ये सब चीजें आपकी लगातार हो रही थी. अब उन्होंने रिक्वेस्ट की या एक एम्बिशन था कि ठीक है उनका जो टेन्योर है उस टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए, बट सरकार ने मना कर दिया. जब सरकार ने मना कर दिया, एक कमांडर इन चीफ आप कह सकते हो कि आर्मी के उनके हेड को मना कर दिया, तो उनको लगा कि हमारे पावर को एक चैलेंज हो रहा है. अब उनके पास क्या ऑप्शन था? उनके पास ये ऑप्शन था, कमांडर इन चीफ की बात की जाए या जो म्यांमार के आर्म फोर्सेस है उनके पास ये ऑप्शन था कि वो दोबारा से चीजों को रिगेन करें. और इस रिगेन के प्रोसेस में उन्होंने कू कैरी आउट किया, इमरजेंसी डिक्लेयर की 1 साल तक के लिए, और फिर ये कहा गया कि 1 साल के बाद जो भी इलेक्शन का प्रोसेस है वो आपका किया जाएगा. इलेक्शन में मतलब इलेक्शन के लिए जो कदम है वो उठाया जा सके. अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि चाइना यहाँ पे कैसे एंटर कर गया, चाइना का आखिर क्या रोल हो जाता है. बहुत ही सिंपल शब्दों में समझने की जरूरत है. देखो, पहला जो सबसे बेसिक पॉइंट है वो ये है कि म्यांमार और चाइना की बॉर्डर है. म्यांमार का इंडिया के साथ भी बॉर्डर है और चाइना के साथ भी बॉर्डर है.
अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है म्यांमार के अंदर, क्योंकि म्यांमार एक ऐसा देश है जहां पे कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज भी हैं, यूनान जो चाइना का हिस्सा है और म्यांमार का जो हिस्सा है वहां पे, और अगर डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है, मतलब मिलिट्री का रूल था और उसके बाद डेमोक्रेसी वहां सक्सेसफुल होता है, तो सिमिलर डिमांड चाइना में भी उठ सकती है। ये एक माइंड में लगातार चाइनीज एजेंसीज के अंदर भी चल रहा था, और अगर सिमिलर डिमांड चाइना में भी उठती है तो वहां भी प्रोटेस्ट हो सकता है। तो एक ये माइंड सेट आपका है। दूसरा, अगर देखा जाए तो जो चाइना और म्यांमार का बॉर्डर है वहां पे खास तौर से ये कहा जाता है कि बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है, लगभग 26 के आसपास जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, वो सेपरेटिस्ट ग्रुप जिनका लिंकेज इवन इंडिया के साथ भी है, मतलब जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को भी अफेक्ट करते हैं, वहां भी इंस्टेबिलिटी कॉज करते हैं, वो सारे के सारे चाइनीज साइड में जाके प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, उन्हें आर्म्स एमुनिशंस मिलते हैं और वो डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं म्यांमार के अंदर, और वो डिस्टर्बेंस इंडिया के अंदर भी जो है वो कॉज करते हैं। तो वो एक क्या है, वो उनके लिए एक टूल के रूप में है। वहां के जो बिजनेसमैन हैं या जो सरकार है, वो ऐसे जो सेपरेटिस्ट ग्रुप जिनका प्रेजेंस इंडिया में भी है, म्यांमार में भी है, तो उनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के बाद जो एक कॉम्प्रोमाइज वो डिराइव करते हैं, उसके तहत वो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हैं म्यांमार के अंदर ही। म्यांमार में बहुत सारे ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो माइनिंग से रिलेटेड अगर देखा जाए या दूसरे एरियाज में डैम प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट है, पोर्ट प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोजेक्ट्स के से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो चाइनीज कंपनीज लेना चाहती हैं, और उसमें ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज वाले जो ग्रुप हैं, लगभग 26 ऐसे ग्रुप्स हैं, उनका ये इस्तेमाल करते हैं। वो पॉलिटिक्स पर इंटरफेयर करेंगे, फिर वहां पे कॉम्प्रोमाइज रीच करेंगे, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स पर इंटरफेयर चाइना का रहता है म्यांमार के अंदर, और ये इंडिया को भी अफेक्ट करता है। देखो, इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो उसका विकास हो। बहुत छोटे कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मेनलैंड इंडिया से जुड़ा हुआ है। तो एक रास्ता जो बचता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलप करने का, वो ये बचता है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लिंक कर सकें साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देशों के साथ, है ना। तो उसके लिए हम कॉरिडोर डेवलप करें, और विदाउट म्यांमार सपोर्ट वो आपका पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी रन भी कर रहे हैं। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट हो गया, या फिर अगर आप बात करो IMT के ऊपर भी डिस्कशन आपका चल रहा है, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, जो ये आपका हाईवे की बात की जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे ऑलरेडी प्रोजेक्ट हैं। तो यहाँ पे अगर म्यांमार इंडिया के क्लोज जाता है, उनके बीच जो एक कनेक्टिविटी बैठती है, तो चाइना को इस चीज का डर है कि अगर इंडिया का इन्फ्लुएंस म्यांमार में होता है तो उसका इन्फ्लुएंस रिड्यूस होगा, मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस रिड्यूस होगा, वो कभी नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे चाइना का इंटरेस्ट कन्वर्ज ये हो रहा है कि इंडिया के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस किया जाए, और जो यहाँ पे कमांडर इन चीफ थे जो कि अपना एक्सटेंशन कराना चाह रहे थे और वो करा नहीं पाए थे, और फिर इस वजह से कू कैरी आउट कर दिया, तो उनका ये था कि कोई उनको सपोर्ट करे, खासतौर से बड़ा पावर सपोर्ट करे। चाइना ने कहा हम आपका सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने सपोर्ट किया इंटरनेशनल प्रेशर से, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कई सारी इंटरनेशनल पावर्स चाइना पे म्यांमार पे एक्शन ले सकते हैं। तो उस एक्शन से बचाने के लिए कोई बड़ा पावर चाइना आर्मी के म्यांमार आर्मी के साथ खड़ा होना चाहिए, खासतौर से जो कमांडर इन चीफ उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और यही एक जो सोच है जो कि हो सकता है कमांडर इन चीफ को जिसने फोर्स किया हो कि उसने चाइना का एक प्रकार से सपोर्ट किया, और जब यूएन ने म्यांमार के अंदर जो भी हुआ उसको कंडेम करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास करने की बात की, तो चाइना ने वहां पे वीटो कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि चाइना कहीं ना कहीं जो चेंजेस हुए हैं म्यांमार के अंदर, उसमें उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। चाइना का इन्वेस्टमेंट है वहां पे। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है, उसमें भी वो सितवे पोर्ट से कनेक्ट करना चाहता है, अपने रीजन को कनेक्ट करते हुए म्यांमार के थ्रू सितवे पोर्ट जाना चाहता है। इंडिया के काफी क्लोज आ जाएगा, इंडिया को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉस होगा। तो एक जो पॉलिसी है कि इंडिया को काउंटर किया जाए और अपने आप को एक्सपैंड किया जाए, उस पूरे के पूरे पॉलिसी में ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा बन जाता है। अगर देखा जाए म्यांमार एक हिस्सा बन जाता है, क्योंकि अगर म्यांमार पर पूरा कंट्रोल हो जाता है चीन का, तो वो इंडिया को ब्लॉक कर देगा आसियान देश की तरफ कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने में। और उधर पाकिस्तान के थ्रू उसने सेंट्रल एशिया में एंटर करना बंद कर दिया है, मतलब ब्लॉक कर दिया है कि हम सेंट्रल एशिया नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे ही जो प्रयास है, तो वो इंडिया को एक आइसोलेट करना, फिजिकल आइसोलेशन की तरफ लेकर जाना,
और अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये एक बहुत लार्जर बड़ा गेम प्लान चाइना के माइंड में है और उसी का ये एक हिस्सा है जो भी म्यांमार के अंदर हुआ है। सो आप अनअकैडमी में मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे कई सारे कोर्सेज जो आपके रन होते हैं उसका पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, इंडिविजुअल कोर्सेज, तो इन सबको आपको सेपरेटली नहीं करना। अनअकैडमी का ड्यूरेशन बेस्ड सब्सक्रिप्शन आपको लेना है। यूज द कोड SPLIV unacademy.com में अनअकैडमी लर्निंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। unacademy.com में जाके UPSC CSC सेलेक्ट करना है, मतलब अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एंड यूज द कोड SPLIV। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।